1982 की कूली मूवी के दौरान एक भयानक हादसा होता है। अमिताभ बच्चन और पुनीत इसार का एक फाइट सीक्वेंस शूट हो रहा होता है, जहां पुनीत अमिताभ को पंच करते हैं। अमिताभ को एक टेबल पर गिरना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेबल का कॉर्नर अमिताभ की बॉडी पर लगता है। उनकी स्प्लीन रप्चर हो जाती है। The first time they put me on my feet to get me walking, my legs crumbled and I just fell to the floor. अमिताभ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी होती है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जाता है। कुछ समय के लिए अमिताभ बच्चन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वो कोमा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिल्म जगत, बच्चन परिवार, उनके फैंस की हालत बहुत खराब थी। I had just stopped thinking about what could have happened or what can happen. सब अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर परेशान थे। उस समय मानो पूरा देश एक साथ जुड़ गया था अमिताभ बच्चन उनकी सेहत के लिए दुआ मांगने के लिए। तब पहली बार था जब अमिताभ बच्चन के सुपर स्टारडम का इंपैक्ट पूरे देश ने देखा। फैंस की तादाद, उनकी विशेष इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 2 अगस्त को अमिताभ रिकवर करना शुरू कर देते हैं, और उस डेट को अमिताभ और उनके फैंस उनके 2nd बर्थडे की तरह मानते हैं। बॉलीवुड में आज तक 70s का डेकेड अमिताभ बच्चन का माना जाता है। द एंग्री यंग मैन मूवीज चलती ही अमिताभ के नाम पर थी। स्क्रिप्ट्स और रोल्स लिख के ही जाते थे अमिताभ बच्चन की पर्सोना के लिए, और सिर्फ कुछ ही सालों में अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना जितने बड़े सुपरस्टार की बराबरी कर ली थी। मगर जिस जनता ने अमिताभ को इतना प्यार, इतनी पॉपुलैरिटी दी थी, अगले ही दशक में वो अमिताभ से नफरत करने लगे। जिस मीडिया के दम पर अमिताभ बच्चन का नाम फैला करता था, उस मीडिया ने 15 साल के लिए अमिताभ को बैन कर दिया। उनकी कोई तस्वीर, कोई खबर, कोई स्टेटमेंट मीडिया ने छापी ही नहीं। और जहां एक दौर पर अमिताभ पर मूवीज की, रोल्स की, पॉपुलैरिटी की, शोहरत की, पैसों की कमी नहीं थी, उसी अमिताभ बच्चन को एक बहुत खराब समय ऐसा भी देखने को मिला जब उन पर 90 करोड़ का कर्जा था। When you go wrong in one department, then everything else crashes all around you. हर रोज कोई ना कोई उनके पास आकर पैसे मांगा करता था, गालियां दिया करता था। बढ़ती उम्र की वजह से मूवीज में लीड रोल आना बंद हो गए थे, और जो कुछ मूवी उनके लीड रोल में आती भी थी वो अक्सर फ्लॉप हो जाया करती। जनता को बॉलीवुड में देखने के लिए नए सुपरस्टार्स मिल गए थे, और उन्होंने अमिताभ को बुलाना शुरू कर दिया था। अमिताभ बच्चन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अभिषेक बच्चन को अपनी पढ़ाई छोड़कर लंदन से वापस आना पड़ा था। लेकिन तब एक समय था और आज 24 साल बाद एक समय है, ऐसा कि आज भी अमिताभ बच्चन को बड़े पर्दे पर बड़े प्रोमिनेंट लीडिंग रोल्स में देखा जाता है। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हुए 50 साल हो चुके हैं। धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, राजेश खन्ना जैसा कोई भी बड़ा स्टार इंडस्ट्री में इतने समय तक टिक नहीं पाया है। और अमिताभ बच्चन शायद बॉलीवुड के इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिनका काम 3 पीढ़ियों ने देखा है। और अमिताभ बच्चन ने अपने निजी और व्यावसायिक करियर में ऐसा कुछ देखा है, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि हर एक इंडस्ट्री का एक्टर और मैं और तुम उनसे बहुत सीख ले सकते हैं। चाहे वो सुपरस्टारडम देखना हो, पॉलिटिक्स में जुड़ने की गलती हो, पहली बार मूवी प्रोडक्शन को अपनी कंपनी ABCL के थ्रू कॉर्पोरेटाइज करने की चाहत हो, मूवी से ब्रेक लेने की भूल हो, रेखा के साथ के रूमर्स हो, बोफर्स जैसे स्कैंडल में फंसना हो, या फिर टीवी शोज और मूवीज से वापस कम बैक करना हो। तो इस वीडियो के लिए सवाल एक बहुत बड़ा जो हमारे सामने वो ये है कि अमिताभ बच्चन ने इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद बॉलीवुड जैसी अनफॉरगिविंग इंडस्ट्री में इतनी प्रोमिनेंस और लंबी सर्वाइवल करी कैसे? ऐसे स्टारडम से उनके खुद के जहन पर, उनके परिवार पर क्या फर्क पड़ा है? ऐसा क्या है कि वो इंडस्ट्री में वापस कम बैक कर पाए, और क्यों आज 81 साल की उम्र में भी वो अपने आप को काम करने से रोक नहीं पा रहे हैं? इस वीडियो की रिसर्च करते हुए अमिताभ बच्चन के बारे में मुझे ऐसी बातें पता चली है जिनको सुनने के बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव उनके स्टारडम, उनके करियर की तरफ पूरा बदल जाएगा। और ऐसी डीप डाइव्स हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बने कैसे। अगर सच कहूं तो अमिताभ बच्चन के लिए बॉलीवुड का, इंडिया का इतना प्रोमिनेंट फिगर बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहां तक कि शुरुआत में तो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जगह ही नहीं दी थी, क्योंकि मूवीज में उतरने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता में नौकरी किया करते। उनकी कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से हुई थी। कॉलेज के बाद उन्होंने कंपनी में काम भी करा, लेकिन जॉब में उनका मन नहीं था। और उसी समय अमिताभ बच्चन थिएटर भी करा करते थे। मूवीज में काम पाने के लिए अमिताभ के फादर हरिवंश राय बच्चन ने पृथ्वीराज कपूर को
अप्रोच भी किया था कि अमिताभ को पृथ्वी थिएटर में काम मिल सके, लेकिन वहां से उन्हें कोई एनकरेजमेंट नहीं मिली। लेट 60s में तो अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में एज अ न्यूज रीडर बनने के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन जिस आवाज के लिए उन्हें आज जाना जाता है उसी बैरिटोन आवाज के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। फिर 1969 में अमिताभ बच्चन ने अपना डेब्यू एज अ फिल्म नरेटर करा। मृणाल सेन की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोमे में उनका काम पहली बार जनता के सामने आया। इसी बंगाल के हैं भुवन सोम। और अमिताभ बच्चन ने पहली बार एक्टिंग 1969 की मूवी 7 हिंदुस्तानी में करी थी, जब वो 7 को स्टार्स में से एक थे। इसके बाद उन्हें 1971 की मूवी आनंद में तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला था और उसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। अमिताभ ने और मूवीज करी, जैसे परवाना जहां उन्होंने एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करा, बंदे हाथ जिसमें उन्होंने पहली बार डबल रोल प्ले करा, इसके अलावा रेशमा और शेरा, बावर्ची, बॉम्बे टू गोवा और ऐसी कुछ फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए। लेकिन आज के बॉलीवुड के शहंशाह को उस समय कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। 30 की उम्र में अमिताभ बच्चन के पास 12 फ्लॉप्स और सिर्फ 2 अच्छी मूवीज का कैटलॉग था और उन्हें फ्लॉप न्यूकमर का टैग भी मिल गया था, यहां तक कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने तक का मन बना लिया था। लेकिन फिर एक मूवी आई जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार दे दिया और वो मूवी थी जंजीर। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर को सलमान खान के फादर सलीम खान ने लिखा था, जिसके ऊपर बाद में जावेद अख्तर ने सलीम खान के साथ पार्टनरशिप करके काम करना शुरू करा था। जब उस मूवी के स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे गए थे तब सलीम जावेद कास्टिंग के लिए दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और देवानंद के पास गए, लेकिन उन तीनों ने ही वो रोल रिजेक्ट कर दिए। धर्मेंद्र साहब माइंड में थे, उनको सुनाई तो उन्होंने किसी वजह से नहीं की। देव साहब ने क्या उनके रीजंस थे वो पता नहीं लगे, उन्होंने भी सुना। दिलीप साहब ने सुना बैंड्रा क्लब के अंदर, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में रोमांटिक हीरोज का दौर चलता था, जहां राजेश खन्ना सबसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन जंजीर एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म थी। और इतना मना होने के बाद तब उन्हें अमिताभ बच्चन के बारे में पता चला। फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा चाहते नहीं थे अमिताभ को साइन करना, क्योंकि उनसे पहले वो फ्लॉप ही देते आए थे। ये कोई स्टार तो थे नहीं उस टाइम के ऊपर, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी पिक्चर फ्लॉप हो रही नहीं, तो कोई लेने को तैयार नहीं था। लेकिन सलीम जावेद को लगा कि एक्टर अच्छा है, बस मूवी अच्छी नहीं मिल रही। एज अ गुड एक्टर वो हमारी पर्सनैलिटी जो हमको चाहिए वो सूट कर रही है। हमें बहुत ये था कि हमारी स्क्रिप्ट चलेगी। और उस समय जया बच्चन भी टॉप एक्ट्रेसेस में थी, तो इसलिए कि फिल्म की सेलेबिलिटी बढ़ जाए तो उस मूवी में जया बच्चन को कास्ट किया गया फिल्म को और मार्केटेबल बनाने के लिए। और जंजीर के आते ही घर घर में अमिताभ बच्चन का नाम फैल गया। एक पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ अन्याय हुआ, उसको ओहदे से निकाल दिया गया। वो अपने वर्दी बदल करके उस पठान के गली में जाता है और कहता है मैंने वर्दी उतार दी, अब सामने आओ बात करो। उनकी हाथापाई होती है, वो ज्यादा एक्साइटमेंट रखेगा। एक कैरेक्टर बाहर निकलता है, 2 हाथ लगाता है और जनता जो है उसे पसंद करती है। अमिताभ का पोर्ट्रेयल जहां एक इंटेंस मॉरली अपराइट कॉप जो करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, इंडियन ऑडियंस के साथ डीपली रेजोनेट कर गया और इस एक फिल्म ने सुपरस्टार का खिताब राजेश खन्ना के सर से उतारकर अमिताभ बच्चन को दे दिया और बॉलीवुड को अपना नया फेस मिल गया। बहुत सारे आज के आर्टिस्ट, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, अभिषेक बच्चन हो, उदित चोपड़ा हो या फिर यहाँ तक कि सोनी निगम ही हो, सबने बताया कि उन पर अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की छाप ऐसी छोटी थी कि वो बचपन में उनके ही मूव्स कॉपी करा करते थे। Cinema at that point of time was only अमिताभ बच्चन। जब मेरी उम्र बहुत ही कम थी, उस समय एक बार मेरा मुंह टूटा था, उसके जिम्मेदार आप थे, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि मैं हर चीज अमिताभ बच्चन जैसे करूं। उसके बाद सलीम जावेद के साथ मिलकर 1975 में आई दीवार, शोले 1978 में, त्रिशूल और डॉन 1982 में, शक्ति, सारी मूवीज ने अमिताभ को एक्शन हीरो के तौर पर खड़ा कर दिया। शोले, दीवार और डॉन जैसी मूवीज ने तो बॉलीवुड के इतिहास में अपनी पक्की जगह बना ली है। इंडिया टाइम्स ने दीवार को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म में रखा है और शोले उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी साबित हुई थी और कई लोगों के लिए आज तक की बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म। और अमिताभ बच्चन के स्टारडम में एक बहुत बड़ा हाथ कादर खान का भी था, क्योंकि कादर खान के लिखे हुए डायलॉग्स की वजह से अमिताभ बच्चन के सीन्स, उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस देश भर में पॉपुलर हुई थी। जो एक इमेज बनी अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन और सदी के महानायक की, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है संवादों का है जो कादर खान ने लिखे उनके लिए। और अमिताभ बच्चन को भले ही लोग एक एंग्री यंग मैन एक्शन स्टार की तरह देखते थे, लेकिन उससे हटकर भी उन्होंने काफी अच्छे रोल्स करे। जैसे 1976 में आई मूवी कभी कभी, मूवी को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट करा था और यश चोपड़ा रोमांटिक और पोएटिक मूवीज के लिए जाने जाते थे। मूवी के लिए यश कपूर ने ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी गुलजार, शशि कपूर, वहीदा रहमान और अमिताभ बच्चन को चुना। इस मूवी ने अमिताभ को जनता के सामने एक रोमांटिक पोएट की तरह दिखाया। पहली बार लोगों को अमिताभ का ऐसा कैरेक्टर देखने के मिला था और मूवी से फिल्म मेकर्स को सीखने के लिए मिला कि जरूरी नहीं कि एक हीरो को सिर्फ
सिर्फ मार धाड़ करके दिखाया जाए। और उस मूवी से लोगों को अमिताभ की वर्सेटैलिटी की बहुत अच्छी समझ हुई। और 70s खत्म होते होते दौर ऐसा था कि चाहे मूवी अच्छी हो या ना हो, अमिताभ बच्चन के नाम से मूवी गारंटीड हिट थी। और अगर मूवी किसी कारण से फ्लॉप भी हो गई तब भी अमिताभ बच्चन का नाम लोगों की जबान से नहीं उतरता था। लेकिन मिड 80s आते आते कहानी थोड़ी बदल गई। 1982 की कुली मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ का जो हादसा हुआ, लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी, अमिताभ बच्चन को अपने स्टारडम का एहसास हुआ, लेकिन इसी एहसास के चक्कर में उन्होंने एक इतनी बड़ी गलती करी जिसको वो सालों साल रिग्रेट करते रहे। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन शुरुआत से ही बच्चन परिवार और नेहरू परिवार के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, क्योंकि बच्चन परिवार की नेहरू परिवार से मुलाकात सरोजनी नायडू ने कराई थी, क्योंकि सरोजनी नायडू हरिवंश राय बच्चन की पोइट्री की फैन थी। नेहरू परिवार से संबंध दरअसल सरोजनी नायडू जी ने करवाया था। वो प्रशंसक थी बाबूजी की कविता की। मुलाकात के बाद तो इंदिरा गांधी तेजी बच्चन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, अक्सर वो एक दूसरे के घर जाया करते थे। इनफैक्ट जब सोनिया गांधी पहली बार इंडिया आई थी तो अमिताभ बच्चन ही उन्हें पालम एयरपोर्ट से रिसीव करने गए थे। इनफैक्ट तेजी बच्चन तो सोनिया गांधी की गॉड मदर भी बन गई थी। उन्होंने सोनिया गांधी को इंडियन वैल्यूज और एथिक्स सिखाए, यहाँ तक कि सोनिया गांधी की शादी के टाइम पर भी तेजी बच्चन ने उन्हें तैयार करा था। मगर इस दोस्ती के चक्कर में अमिताभ बच्चन को काफी बार भारी नुकसान झेलने पड़े थे। 1970s में इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर कांग्रेस सरकार द्वारा सेंसरशिप लगाई गई थी, जिसको लेकर मीडिया बहुत नाराज हुई। लेकिन उसी के साथ एक बड़ा रूमर ये भी सामने आया कि इस सेंसरशिप में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके नेहरू परिवार से अच्छे संबंध थे। और ऐसा पता चलने पर मीडिया ने अमिताभ बच्चन को बैन कर दिया उस समय पर जब उनका करियर पीक पर था। अमिताभ बच्चन ने बताया कि कोई उनके बारे में खबर नहीं छापता था, कोई उनकी फिल्म के बिजनेस पर, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मीडिया में बात नहीं करता था। अगर किसी फंक्शन में अमिताभ बच्चन अटेंड करते थे तो फोटोग्राफर्स अपने कैमरे उनकी फोटो खींचने के बजाय नीचे कर लिया करते थे। अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन में उनका क्रेडिट होता था तो उसे सिर्फ एक कॉमा से रिप्लेस कर दिया जाता था। उस समय ऐसा समझा, गलत समझा कि जो प्रेस सेंसरशिप इमरजेंसी के साथ आई थी उसमें मेरा हाथ था। उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है ये इंदिरा गांधी जी का मित्र है और क्योंकि प्रेस सेंसरशिप इमरजेंसी की वजह से लगी है, इसमें इसका भी हाथ है और इसलिए हमें अमिताभ बच्चन को बैन कर देना चाहिए। तो उन्होंने मेरे बारे में लिखना बंद कर दिया, मेरी तस्वीरें छापना बंद कर दिया, यहाँ तक कि ऑफिशियली अगर किसी फिल्म की स्टार कास्ट लिखनी होती थी और अगर उस स्टार कास्ट में मेरा नाम होता था तो मेरे नाम की जगह एक कॉमा लगा दिया जाता था। और ऐसा देखकर अमिताभ ने अपना पक्ष रखने की बजाय, अपनी सफाई देने की बजाय इंटरव्यूज देने से ही मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि अगर प्रेस को ये छूट है कि वो मुझे बैन कर सकता है तो मुझे भी छूट होनी चाहिए कि मैं उन्हें बैन कर दूं। और यही वजह थी कि जब मेरी कभी शूटिंग होती थी या पत्रकार मुझसे मिलना चाहते थे तो मैंने इनकार किया उनसे मिलने के। और ये अमिताभ बच्चन के करियर की पहली गलती थी। इस गलती को बाद में उन्होंने स्वीकार भी करा, मीडिया से माफी भी मांगी और मैंने अपनी गलती को कबूल किया, पत्रकारों से क्षमा मांगी। लेकिन ऐसे ही रूमर्स का शिकार अमिताभ बच्चन फिर 1980s में भी हुए। 1982 में कुली मूवी के हादसे के दौरान अमिताभ बच्चन को जब अपने स्टारडम का एहसास हुआ तो उन्हें लगा कि वो जनता के बीच में हमेशा बने रहेंगे। तो मूवी से थोड़े समय के लिए ब्रेक लेकर वो पॉलिटिक्स में जुड़ गए। 1984 में अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े। पॉलिटिक्स में एंट्री लेना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मास्टर स्ट्रोक मूव माना जा रहा था और उनके सेलिब्रिटी स्टेटस और मैसिव फैन फॉलोइंग की वजह से उनका जीतना तो निश्चित माना जा रहा था। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े, जो उस समय लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती थी। उनके खिलाफ लड़ रहे थे हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनको पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपीरियंस था और अच्छी रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन 1,87,000 वोट जीत गए। बोला जाता है कि 4,000 वोट जो अमिताभ बच्चन की फीमेल फैंस ने उनके लिए दिए थे वो रद्द करने पड़े थे, क्योंकि वोट की जगह लोग अपने लिपस्टिक के निशान छोड़कर जाते थे अमिताभ के लिए। और आज तुम्हें सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते दिखते होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन की उस जीत ने एक इंडियन सेलिब्रिटी के इंपैक्ट को पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लेकिन सालों बाद अमिताभ बताते हैं कि पॉलिटिक्स में जुड़ना शायद उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। कभी आप राजनीति में दोबारा जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजनीति में जुड़ना उनके लिए एक इमोशनल डिसीजन था। It was an emotional decision to get into politics. इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से मदद मांगी, उनके साथ इलेक्शन लड़ने की रिक्वेस्ट करी। और क्योंकि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन साथ में पले बड़े थे, अमिताभ ने उस इमोशनल डिसीजन को लेकर पॉलिटिक्स में लड़ने का डिसीजन लिया। His family and our family had been known to each other and shared a friendly relationship over several years.
prompted me to want to stand by a friend. अब अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग, उनकी एक्टिंग, फिल्म्स, परफॉर्मेंस की वजह से तो बहुत थी, लेकिन पॉलिटिक्स की समझ उन्हें शायद नहीं थी, क्योंकि चुनाव की रैलीज के दौरान भी वो अपने डायलॉग से लोगों का दिल जीतते थे। लेकिन राजनीति कितनी खराब हो सकती है, इसका अंदाजा उन्हें आने वाले सालों में लगने वाला था। 1987 में बोफोर्स स्कैंडल सामने आया, जब कांग्रेस सरकार पर करप्शन के एलिगेशंस लगे जा रहे थे इन अ रिलेशन टू अ 1.4 बिलियन डिफेंस डील बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड अ स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर। एलिगेशंस ये थे कि इंडियन पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स ने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए बहुत सारे पैसे खाए थे, और इन्हीं एलिगेशंस में अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम जोड़ा गया। ये एलिगेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अमिताभ की सालों से बनी हुई मूवी स्टार की इमेज पर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। That's what I went through during that time. You know, they were terrible times. रोज मीडिया में इनकी बातें चला करती थी और उनके फादर तक को उनसे पूछना पड़ा था कि क्या तुमने सच में कुछ गलत किया है या नहीं। My father one day called me and said, बेटा तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। और जब ऐसा हुआ तो अमिताभ को रियलाइज होने लगा कि उनकी रेपुटेशन कैसे उनकी आंखों के सामने बिखरती जा रही है। एक रूमर की वजह से उन्हें रोज लिटरल लीगल बैटल्स लड़नी पड़ रही हैं, और फाइनली 1999 में आकर उन्हें बोफोर्स स्कैंडल की इन्वॉल्वमेंट से क्लियर कर दिया गया। लेकिन राजनीति की वजह से 10-12 सालों में उनकी उससे पहले की बनाई हुई सुपरस्टार की इमेज पर एक बहुत भारी नुकसान हो गया था। और अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू में पहले बोला है कि उनका सबसे बड़ा डर ही ये है कि उन्होंने जो बनाया है उसको वो खो ना दे। Fear of failure, fear of not being recognized, fear of losing whatever you may have built up. पर अनफॉर्चुनेटली रेपुटेशन तो वो पहली चीज थी जो उन्होंने खोई, आने वाले सालों में उनके साथ और बुरा होने वाला था। अमिताभ बच्चन राजनीति से तो निकल गए, लेकिन जब वो मूवीज में वापस आए तब उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्हें लगता था कि लोग उन्हें हमेशा चाहते रहेंगे और वो रेलेवेंट रहेंगे, वो गलत एहसास था, क्योंकि मूवी इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन से आगे बढ़ चुकी थी। लोगों का मूवी देखने का टेस्ट बदल गया था। अनिल कपूर, गोविंदा, शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे बड़े एक्टर्स ने जगह ले ली थी स्टार बनने की, और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एंग्री यंग मैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह गई थी। और साथ ही में अमिताभ की एज भी ऐसी थी कि उन्हें लीड रोल्स ही नहीं मिल रहे थे। मूवीज जैसे जादूगर, तूफान और मैं आजाद हूँ बॉक्स ऑफिस पर फेल होती चली गई। कुछ मूवीज जैसे आज का अर्जुन और हम सक्सेसफुल होती भी तो वो सक्सेस का मोमेंटम बहुत शॉर्ट लिव्ड होता था। मगर फॉर्चुनेटली अमिताभ के लिए उनकी एक्टिंग की स्किल्स उन्हें छोड़कर नहीं गई थी। 1990 की कल्ट फिल्म अग्निपथ में अमिताभ ने माफिया डॉन का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। लेकिन एक्टिंग अच्छी होने के बाद भी अमिताभ ने अपने करियर की तीसरी गलती करी, और वो था मूवी से फिर एक ब्रेक लेना। But I think that in hindsight I should not have taken that decision. I feel that 5 years was too long a gap. 1992 के बाद 4-5 साल तक अमिताभ बच्चन एक सेमी रिटायरमेंट पर चले गए थे, क्योंकि 90s के दौरान भी बॉलीवुड मूवीज का प्रोडक्शन एक स्ट्रीमलाइन कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर का नहीं था। ज्यादातर प्रोडक्शन या तो अंडरवर्ल्ड के पैसों से होते थे या फिर खुद की कैपेसिटी में करे जाते थे। They would set up a system and they would say you do it. एक्सटॉर्शन की खबरें आए दिन देखने को मिलती थीं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री को इससे निकलने के लिए जरूरत थी एक अच्छे स्ट्रक्चर की। तब 1993 में अमिताभ बच्चन को पता चलता है कि हॉलीवुड की प्रोडक्शन कंपनीज इंडिया में अपने पैर जमाना चाहती हैं। My lawyer friend who was living in New York and said, you know, that Mr. Bachchan, I would advise you to go back to India and start a corporation because the Americans are coming. अमेरिकन ने इंडियन एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मूवी, सुपरस्टार सब पर अच्छी रिसर्च कर रखी थी, और अमिताभ बच्चन को दिख रहा था कि हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है, क्योंकि बाहर के लोग आकर उस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने अपने उस ब्रेक के दौरान अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोलने का निर्णय लिया, और ये उनकी चौथी और एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। प्रोडक्शन का नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर ABCL, जिसकी स्थापना 1996 में करी गई थी। ABCL का ऑब्जेक्टिव इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना था। मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडियो कैसेट्स, वीडियो, डिस्क, मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट। उनकी प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म तेरे मेरे सपने बॉक्स ऑफिस हिट भी थी, जिसमें अरशद वारसी को लॉन्च करा गया था। लेकिन ABCL के बाकी एंडेवर्स एक फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हुए। 1997 में अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में एक्टिंग में कमबैक करने की सोची थी अपनी मूवी मृत्युदाता से, और उसको ABCL से ही प्रोड्यूस करा गया था। लेकिन मूवी क्रिटिकली और फाइनेंशियली बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब प्रॉब्लम असली ये थी कि पॉलिटिक्स की तरह ही अमिताभ बच्चन को फाइनेंशियल, कॉर्पोरेटाइजेशन, एक कंपनी चलाने के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और ऐसे ही एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस उन्हें तब उठाना पड़ा जब 1996 में ABCL ने मिस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट बैंगलोर में होस्ट करा था। अब इन एंड ऑफ इटसेल्फ वो इवेंट तो सक्सेसफुल था, और वो तब होस्ट करा गया इसलिए ही इंडिया को पैजेंट में रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन भी मिली, लेकिन फाइनेंशियली उस इवेंट ने मिलियंस में पैसे गंवाए थे। ऐसा रिपोर्ट करा गया था कि टॉप लेवल मैनेजर्स को ओवरपे करने की वजह से ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कोलैप्स झेलने को मिला। उसके साथ ही इस इवेंट को होस्ट करने की वजह से कंपनी को लीगल बैटल्स लड़ने पड़े थे, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट्स कंजर्वेटिव इंडियन थिंकिंग के खिलाफ थे, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट भी करे। उकसाया जाता है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे करके उनको ललचाया जाता है, और जब किसी को ललचाया जाएगा, उकसाया जाएगा, तो स्वाभाविक बात नहीं हुई। This type of contents make women a saleable commodity. The major intention behind it is a commodification of women. और हालात इतने खराब हो चुके थे कि अमिताभ बच्चन पर 90-100 करोड़ का कर्जा आ गया था। हर कोई बड़े से छोटा आदमी उनके यहाँ आता, उनसे पैसे मांगता, इतना कि अमिताभ बच्चन को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ गया था। लेकिन इन 15-20 सालों की स्ट्रगल में, इतने उतार चढ़ाव के बीच में अमिताभ बच्चन के साथ एक चीज हमेशा खड़ी थी, और वो थी उनकी फैमिली, उनकी वाइफ जया और बच्चे अभिषेक और श्वेता। आज भले ही लोग जया बच्चन को उनके एंटिक्स की वजह से क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन अपने उस डाउनफॉल के फेज से बाहर निकलकर इतना सक्सेसफुल कमबैक कर पाए हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह रही है जया बच्चन। अमिताभ से शादी होने से पहले जया भादुरी खुद ही एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी थी। उनका इंडस्ट्री में बहुत नाम था, लेकिन आज अगर जया बच्चन को लोग जानते हैं तो सिर्फ एक गुस्सैल औरत की तरह ही जानते हैं, क्योंकि अक्सर वो मीडिया पर भड़कती हुई दिखती हैं। लेकिन अगर उनके पुराने इंटरव्यूज पर गौर करा जाए तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि वो ऐसी बनी क्यों। जया भादुरी और अमिताभ बच्चन की मुलाकात 1970s में हुई थी। अमिताभ ने पहली बार जया को एक फिल्म मैगजीन के कवर में देखा था, और देखते ही अमिताभ को जया पसंद आ गई थी। इंटरव्यूज में बताया कि अमिताभ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी अपनी वाइफ के रूप में, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करती हो, कंजर्वेटिव नेचर की हो, और इस मैगजीन कवर में जया को देखने के बाद अमिताभ को वैसे ही लगी। What are the qualities that you like most in a woman? A bit of conservatism, some traditional qualities. लेकिन जब जया अमिताभ से पहली बार शादी के लिए मिली तो वो डरी हुई थी, क्योंकि उनके जीवन में तब तक उन्होंने किसी को अपने आप को डोमिनेट करने का मौका नहीं दिया था। अपने सारे डिसीजन अपने खुद के बलबूते पर लिए थे, लेकिन अमिताभ से मिलते वक्त उन्हें डर था कि वो अमिताभ के लिए कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खो देंगी, और कई हद तक हुआ भी ऐसा। Didn't know that I would marry this man, but I got frightened. Yes, he was the only one who could dictate things to me, and I'd allow him to do that. जया और अमिताभ एक दूसरे से पहली बार मूवी गुड्डी के सेट पर मिले थे, और जया को अमिताभ के लिए एडमिरेशन उनकी लीनियज की वजह से हुई, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन एक बहुत जाने माने कवि थे, तो अमिताभ के लिए भी उनके मन में एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ गई थी। इवेंचुअली दोनों को एक नजर मूवी के समय तक फीलिंग रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गई थी, और जंजीर मूवी के बाद अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों के साथ लंदन एक ट्रिप पर जाना चाहते थे, जया बच्चन को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव वैल्यूज के थे, उन्होंने इंसिस्ट करा कि वो पहले जया के साथ शादी करे और उसके बाद ही उन्हें कहीं ले जाएं। और बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करे दोनों 3 जून 1973 में शादी कर लेते हैं और फिर ट्रिप पर भी जाते हैं। लेकिन शादी के बाद जया बच्चन की लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है। शादी से पहले जया भादुरी एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, उनका एक पीक पर चल रहा करियर था, लेकिन क्योंकि अमिताभ बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सुपरस्टार बन गए थे, तो जया बच्चन को अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इंटरव्यू में बताया है श्वेता बच्चन ने कि कैसे जया की आधी लाइफ फैमिली के लिए ही चली गई। I don't think Mama had any life apart from the house. जब 82 का कुली इंसिडेंट हुआ, 87 में बोफोर्ड स्कैंडल हुआ, और 90s में जब अमिताभ बैंकरप्ट हुए, उस समय जया बच्चन ने परिवार को जोड़े रखा। कभी भी अमिताभ बच्चन के डिसीजंस में दखलंदाजी नहीं करी, उन पर कभी डाउट नहीं करा। लेकिन अगर उनके पुराने इंटरव्यूज देखें तो साफ दिखता है कि शायद जया बच्चन को अमिताभ से वो नहीं मिला जो वो चाहती थी। Amit's priorities, according to me, are first his parents, his children, and then me. Amit ji, is he a romantic? No. Not with me. और बॉलीवुड के सुपरस्टार होने के नाते ये लाजमी है कि उनके बारे में कुछ रूमर्स इंडस्ट्री में आएंगे, और अमिताभ बच्चन की भी रूमर्स काफी फैले उनके को स्टार्स के साथ, चाहे वो परवीन बाबी हो या जीनत अमान हो। और जया बच्चन ने हमेशा ये बोला है कि अमिताभ बच्चन को लेकर वो कभी इनसिक्योर नहीं फील करती। But Jaya ji, when his name comes into the gossip columns, do you question him? No. लेकिन एक इंसिडेंट होता है जब ये रूमर्स काफी सीरियस हो जाते हैं, और वो होता है जब इंडस्ट्री में रेखा आती है। रेखा, तुम इस शादी से खुश हो ना? अलाप, खून पैसा, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवर लाल जैसी बहुत मूवीज रेखा और अमिताभ ने साथ में करी। रेखा और अमिताभ को उस समय हिंदी इंडस्ट्री का गोल्डन कपल बुलाया जाता था। माना जाता था कि उन दोनों को स्क्रीन पर बस एक फ्रेम में होने की जरूरत है और प्यार अपने आप झलक जाएगा। उनकी पॉपुलैरिटी तो इस कदर थी कि आज भी लोग उनको एक साथ स्क्रीन पर देखने की गुजारिश रखते हैं। There were journalists who thought, oh, Amitabh and Rekha are coming together after 33 years. लेकिन एक किस्सा ऐसा हुआ जब रूमर्स बहुत सीरियस हो गए। गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक को एक्टर पर अमिताभ भड़क उठे
थे क्योंकि वो रेखा के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। इस इंसिडेंट ने मीडिया की अटेंशन पकड़ ली और उनका अलिजेड अफेयर लाइमलाइट में आने लगा। और ऐसा सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं हुआ, अफेयर के एलिगेशंस तब भी बढ़े जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की वेडिंग में रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र डालकर आ जाती हैं और सीधा जाकर अमिताभ से बात करने लगती हैं। सबका ध्यान उन पर जाता है और लोगों को यह लगता है कि अमिताभ और रेखा ने सीक्रेटली शादी कर ली है। और 1981 में आई मूवी सिलसिला तो उनके अफेयर्स के रूमर की आग में और घी डालती है, क्योंकि यश राज की डायरेक्ट करी गई मूवी सिलसिला का प्लॉट रेखा, अमिताभ और जया के अलिजेड लव ट्रायंगल से बहुत मेल खाता था। कास्टिंग के लिए भी पहले परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को अमिताभ के साथ रखा गया था, लेकिन यशराज ने फिर बदलकर रेखा और जया को रख लिया। सालों बाद बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में यशराज ने डायरेक्टली बताया भी था कि सिलसिला बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी थी शूट करनी, कुछ भी गलत हो सकता था क्योंकि सब रियल लाइफ से मेल खा रहा था। और अमिताभ, जया और रेखा ने कभी पब्लिकली आकर इस रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं करा, लेकिन इंटरव्यूज में साफ झलक आता है कि अमिताभ से वो प्यार रेखा को नहीं मिल पाया जो शायद वो चाहती थी। Well, we knew his girlfriend. Was he romantic then? लेकिन जहां शायद अमिताभ बच्चन जया के लिए एक रोमांटिक आइडियल हस्बैंड नहीं रह सके, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो किरदार एक आइडियल फादर, एक आइडियल फैमिली मैन का उन्होंने बखूबी निभाया। अभिषेक बच्चन ने बताया कि अमिताभ ने उन्हें हमेशा एक दोस्त समझ के बड़ा किया और श्वेता बच्चन को हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करा है। I always said that she was his favorite child and I was his best friend. लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को अपने नाम से जुड़ी लेगेसी के बारे में सिखाना भी नहीं भूला। हरिवंश राय बच्चन एक बहुत जाने माने कवि थे और उनकी कविताओं ने ही अमिताभ बच्चन को जिंदगी के एथिक्स बहुत छोटी उम्र से सिखा दिए थे। और एक किस्सा जो अमिताभ खुद बताते हैं, जब वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थे तो एक गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की स्टेट में वो अपने पिता के कमरे में गए, उनसे एक चोक्ड आवाज में पूछा कि उन्होंने अमिताभ को पैदा ही क्यों करा। अब उस समय तो सन्नाटा छा गया, ना अमिताभ कुछ बोले, ना हरिवंश राय बच्चन कुछ बोले। अमिताभ अपने कमरे में चले गए, लेकिन अगले ही दिन हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ को एक कविता दी, जिसको समराइज करते हुए अमिताभ ने बाद में बताया कि उस कविता का सार ये था कि देयर आर नो एक्सक्यूजेस इन लाइफ एंड नो ब्लेम, एवरी मॉर्निंग इज अ फ्रेश चैलेंज, ईदर यू लर्न टू पिक अप द गॉन्टलेट and fight or learn to surrender to it. So long as there is life, there is struggle. और शायद इसी कारण इतने सालों में अमिताभ बच्चन कभी स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हटे। यही सीख उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को भी देनी चाहिए, क्योंकि अमिताभ एक बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं, देश भर के लोग उन्हें जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभिषेक बच्चन को भी उनसे कंपेयर किया जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि अमिताभ के सामने कोई भी एक्टर कॉम्पिटिशन में खड़ा हो, वो हमेशा छोटा ही रह जाएगा। मगर इस बात को उन्होंने कभी अपनी तरफ से अभिषेक के मन में नहीं आने दिया। अक्सर अभिषेक के सक्सेसेस पर वो उन्हें पब्लिकली प्रेज करते थे। और अभिषेक को अमिताभ के स्टारडम का एहसास तब हुआ जब धूम रिलीज हुई, क्योंकि इस मूवी के सक्सेस के बाद सब अभिषेक को पूछने लगे, I was this rock star, you know, I've given my hit and I've arrived, you know. पहली बार उन्हें स्टारडम की हवा लगने लगी थी, लेकिन जब वो घर पहुंचे तब अमिताभ ने उनका वेलकम करा। और तब अमिताभ ने सिंपल नाइट गाउन और ग्लासेस पहन रखे थे। He came out in his nightgown with his glasses. और उन्हें देखते ही अभिषेक बच्चन को मानो एक रियलिटी चेक मिल गया। Deflated right there. Like, that's God. You're nothing, man. कि इतना स्टारडम देखने के बाद भी अमिताभ ने अपनी ह्यूमिलिटी नहीं खोई। So you know, you get a reality check. और अभिषेक के साथ यही दोस्ती वाला बॉन्ड ही लेट 90s में उनकी स्ट्रगल के दौरान उनकी बहुत हेल्प करता है। लेट 90s में जब अमिताभ बच्चन के पास कुछ नहीं बचा था, उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थी, बिजनेस लॉस में था, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, तब उन्होंने अभिषेक को कॉल करा। I was in my room, I had just gone to sleep and my father, you know, called me on the intercom and अभिषेक तब बॉस्टन यूनिवर्सिटी में लिबरल आर्ट्स में मेजर कर रहे थे। कॉल करके अमिताभ ने बताया अभिषेक को अपनी उस कंडीशन के बारे में, और तब अभिषेक अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस इंडिया अपने घर आ गए किसी भी तरह अपने पिता की मदद करने के लिए। तो अमिताभ ने बोला भी कि जब कुछ काम नहीं कर रहा हो तो गो बैक टू द बेसिक्स। when everything is going wrong, go back to basics. अमिताभ पॉलिटिक्स में अच्छे नहीं थे तो अपनी रेपुटेशन गंवाई, फाइनेंस और बिजनेस में अच्छे नहीं थे तो एबीसीएल के जरिए अपने पैसे गंवाए, लेकिन एक चीज जिसमें वो हमेशा से अच्छे थे वो थी उनकी एक्टिंग। तो अगले ही सुबह वो यश राज चोपड़ा के पास जाते हैं, अपने हालात बताते हैं और यश राज से काम की मांग करते हैं। And walked across to Mr. Yash Chopra's house and told Yash uncle that, look, I don't have a job, nobody's giving me work anymore, my movies aren't working and I've come to ask you to please give me a film to work in. और तब यश राज चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें ऑफर करी। अब मोहब्बतें में अमिताभ का रोल कोई लीड एक्टर का नहीं था, क्योंकि उस मूवी में बहुत सारे को स्टार्स भी थे, लेकिन मूवी एक कमर्शियल हिट बन जाती
करती है और अमिताभ को वापस एक मौका देती है इंडस्ट्री में अपनी खोई हुई जगह सालों बाद वापस बनाने की। एक बार रिलेवेंस खत्म हो जाए तो इंडस्ट्री में कमबैक करना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अमिताभ के लिए वो पॉसिबल रहा क्योंकि उनके सबसे कनेक्शंस अच्छे थे। सब जानते थे कि अमिताभ ने शुरू से अपने वर्क एथिक्स को स्ट्रॉन्ग रखा है, लोग उन पर रिलाई कर सकते हैं और साथ ही में अमिताभ कभी अपने स्टारडम से अटैच नहीं हुए। पुराने इंटरव्यूज में भी जब तुम उनकी बातें सुनोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वो कभी अपने स्टारडम के घमंड में नहीं थे। जिंदगी में कभी ऐसा मैंने माना ही नहीं और ना ही सोचा कि कुछ बहुत ज्यादा हासिल कर लिया है। वो रियलिटी से कभी दूर नहीं हुए। जब उनके स्टारडम का टैग हटकर शाहरुख, सलमान, आमिर को मिलने लगा तो वो उनसे जेलस नहीं हुए, अपनी पोजीशन को लेकर कभी इनसिक्योर नहीं हुए, जिस वजह से वो अच्छे कैरेक्टर रोल्स में उतर पाए। I'm just happy that I'm around. और अमिताभ का एग्जाम्पल यूनिक इसलिए है क्योंकि ऐसा ही उनके लेवल के सुपरस्टार जैसे राजेश खन्ना और गोविंदा नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अपने खोए हुए स्टारडम से इतने अटैच थे कि उससे आगे नहीं देख पा रहे थे। साथ ही में शायद उनका वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग नहीं था, लोग उनसे झगड़ते थे, जिसकी वजह से शायद उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया था और इंडस्ट्री ने अमिताभ को नहीं पर उन लोगों को बुला दिया। और आज भी अगर 81 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन तुम्हें काम करते हुए इंडस्ट्री में दिखते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके खुद के शब्दों में काम से उन्हें सैनिटी मिलती है। Look at Mr. Bachchan. He loves to work. He's continuously working at this age also. वो अपने वर्क एथिक को, पर्सनल लाइफ को बाहर की आवाज से, नॉइज से, रूमर से अफेक्ट नहीं होने देते हैं। अभी जब मीडिया में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिलेशनशिप के बारे में रूमर्स, खबरें, नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे तो अमिताभ ने ये ट्वीट करा जहां उन्होंने अपने काम को एक इकलौता इंसेंटिव टू हिज लाइफ बताया। और क्योंकि अमिताभ बच्चन को पता है कि अपने काम से ब्रेक लेने का निष्कर्ष क्या होता है, तो इसके ऊपर सलाह उन्होंने अनिल कपूर तक को दी जब 2002 में वो अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेने की सोच रहे थे। अमिताभ के कहने पर ही अनिल कपूर ने कभी एक्टिंग से ब्रेक नहीं लिया और इसीलिए भी वो आज तक रेलेवेंट है। और अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी को बॉलीवुड एक फादर फिगर, इंपैक्टफुल कैरेक्टर रोल्स में देख पाता है तो वो सिर्फ अनिल कपूर है। कंट्रोवर्सी, स्कैंडल, रूमर, फेलियर्स, कमबैक, स्टारडम, सुपर स्टारडम, अमिताभ बच्चन ने वो सब देखा है। और अगर इस सब के बाद भी अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर पाए हैं, उन्हें आज भी बड़े रोल्स के लिए अप्रोच करा जाता है, वो आज भी अच्छी लाजवाब परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो बड़े पर्दे पर हो, उनके टीवी शोज केबीसी के लिए जनता हर साल देखने के लिए उन्हें बेताब रहती है, तो अमिताभ बच्चन का सर्वाइवल इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और आइकॉनिक एग्जांपल है। तो मुझे बताओ तुम अमिताभ बच्चन के बारे में क्या सोचते हो। यहाँ पर एक और YouTube वीडियो है जो ऐसी ही डीप डाइव है। यूट्यूबर गौतम कहता है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है जो हर हफ्ते तुम्हारे लेके आते हैं। इफ यू अप्रिशिएट करते हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। गुड बाय।